आदाब। ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ही जालिम और कभी कभी मुझे लगता है कि छिछोरपन की इंतहा भी हो जाती है। अब यही देखें कि हमारे जो खान साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, 2018 में कभी कह दिया होगा और पेट्रोल की कीमत बढ़ी होगी साबका हुकूमत के दौरान कि भाई ये अवाम पे जुल्म की इंतहा है, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है और ये हुक्म नाकाम है, और जो भी वो ट्वीट में उस वक्त कह सकते थे, ज़ाहिर है हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, उनका हक भी बनता था। चलें, बात रफ़ा दफ़ा हो गई। अभी आज पेट्रोल की जो कीमत है उसमें सिर्फ 6.25 रुपये लीटर जो मेरी गाड़ी में पड़ता है, बाकी निर्खों का मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है उसमें सिर्फ 6.25 रुपये लीटर का इजाफा किया गया, ऐलान किया गया। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर महीने कीमतें कम भी होती हैं पेट्रोल की, ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन लोग जो हैं खान साहब को याद दिला रहे हैं कि खान साहब आप पिछली हुकूमत में ये कहते थे जब इस तरह की हरकतें होती थी, और अब क्या कहें हम। तो हमारे जो साथी हैं मुबशिर जैदी इस्लामाबाद में हैं, उन पे भी गालिबन सोशल मीडिया इन जो गड़े मुर्दे हैं इनका असर हो गया है, और ये कोई बहुत बड़ा इक्तिसादी सांप देख रहे हैं इसके पीछे। मुबशिर फरमाइए। सर बिल्कुल आप डलवा सकते हैं पेट्रोल, जाहिर है आप फॉर्चुनेट वंस हैं, शायद मैं भी फॉर्चुनेट वंस हूँ, लेकिन जाहिर है हम यहाँ आपस में एक दूसरे की बात तो नहीं करने बैठे हुए। तो बिल्कुल आप अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ 1.9% जो है पिछले महीने बढ़ा है, और उससे पहले जो है वो इसी तरह बढ़ा है 1.92%, जिसका वक्तन फ़वक्तन जो है वो आवाम पर बोझ लाद दिया जाता है। दिस टाइम जो हमारे यहाँ वो हुआ है वो तकरीबन जैसे आपने फरमाया 6 रुपये, तो वो 6% के करीब बनता है ये जो इजाफा है। तो उस पर लोग शोर कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इसका आपको भी पता है कि पेट्रोल बढ़ाने का मकसद सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बढ़ता, बाकी चीज़ें भी बढ़ती हैं, जिसमें ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट होता है और खाने पीने की अशिया होती हैं। अब वो इनडायरेक्टली लिंक कर देते हैं कि जनाब ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है तो हम जो है ये भी बढ़ा देंगे। मसला ये हुआ है कि आज ही फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं मार्च के, वो भी आए हैं। फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की, रोज़मर्रा अशिया की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जो है 9.5% पे बढ़ चुकी हैं पिछले महीने, और डबल डिजिट इन्फ्लेशन में आने वाली ही है हमारी जो अफरात ज़र है। और आपको पता है आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, और जिस तरह फिर कीमतें बढ़ती हैं रमज़ान में, वो फर्दर कहाँ जाएगी, सबका ये ख्याल है कि शायद ये 15-16% पे अगले महीने 1.5 महीने में पहुँच जाएगी। अभी तक जो आज भी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वो किए हैं अपने सारे के सारे रिलीज़, उन्होंने ये कहा है कि इस महीने का, मैं टमाटर की बात नहीं करता जिससे गुज़िश्ता महीनों में 315% इजाफा हुआ है। आप कह सकते हैं कि इंडिया ने क्योंकि बैन कर दिया तो हो सकता है टमाटर जो है उस वजह से महंगा हो गया हो। बसों के किराए ऑलरेडी जो है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है 48% बढ़ा है, और ये इस फ्यूल के बाद कहाँ जाएगा ये भी आप ज़रा सोच लीजिएगा। गाड़ियाँ और सोना ज़ाहिर है वो गरीब लोग शायद इस्तेमाल नहीं करते, उसमें भी 25 और 20% इजाफा हुआ है। चीनी जो है वो 18%, प्याज अब ये देखिए मार्च के महीने में जो है ये 39 तकरीबन 40% महंगा हुआ है। मिर्च ठीक है, टमाटर जो है फिर मज़ीद 20% महंगा हुआ है। चिकन और जो बाकी गोश्त हैं वो भी तकरीबन 16 से 20% के दरमियान उनमें इजाफा हुआ है। जहाज़ के किराए जो है वो 13.5% बढ़े हैं गुज़िश्ता चंद माह में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इट गिव्स यू एन इंडिकेशन। जो लोग इस बात पे तशवीश का इजहार करें वो इस बात पे नहीं करें कि आपने ठीक है बढ़ा दिया, इसके बाद आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह करेंगे। देखिए ये तरीका पुराना ही है, हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया है कि जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो, यानी आपका जो टारगेट है वो अचीव ना हो रहा हो, तो आप बुनियादी कोई ऐसी चीज़ बढ़ा दें जिससे, और पेट्रोलियम ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है हर चीज़ में, तो उसको आप बढ़ाते हैं तो उसके ज़ाहिर है आपको फ़वाइद भी मिलते हैं। हो सकता है कि वो 30-40 अरब रुपए जो है आपके वो ऑफसेट हो जाए वो रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन आपका जो शॉर्टफॉल है वो फरवरी तक 290 अरब का था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद 400 अरब क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आगे बजट भी आना है। अभी IMF के साथ आपका प्रोग्राम वो हो रहा है जिसमें आपने बिजली, गैस सब कुछ
जो है बढ़ने का इंडिया पहले से दे दिया है। डॉलर आगे बढ़ेगा, इस बारे में भी खदशात हैं कि मज़ीद शायद डीवैल्यू होगा। एक जो डिफेंस दी जाती है इस बारे में कि ओगरा ने तो जी 12 रुपये कहा था, हमने 6 रुपये किया, तो ओगरा ज़ाहिर है वो हुकूमत तो नहीं है, वो एक इदारा है। जिस तरह नेपरा करता है, हुकूमतें उसको भी वो करके वीटो करके उतना बोझ बढ़ाती हैं जितना आवाम सह सकें। अब मसला ये है कि अब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर है आवाज़ उठेगी। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से ही महंगी हो गई। हमारे टीवी पे भी बड़े पैकेजेस चल रहे थे कि जो 100 रुपये किराया था, तलबा तालिबात जो अगर चिंगची पे जा रहे हैं तो आज वो 150 रुपये ले रहे हैं। तो इस चीज़ को प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज़्म भी तो सारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? हुकूमत तो देखें ये करेगी कि अभी बढ़ा दिए, अभी 2-3 महीने तक रहेंगे, बजट से पहले वो आकर के कहेंगे आवाम के लिए हम रिलीफ दे रहे हैं जी, 3 रुपये आपको पेट्रोल सस्ता कर लेंगे, तो आवाम कहेंगे जी वाकई आपने बड़ा एहसान कर दिया। जाहिर है क्योंकि बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो भी टोटली इनइफेक्टिव हैं कि हुकूमत जो है वो कितना भी बढ़ा दे या आड़ती जो है वो कितना भी बढ़ा दे। सिमिलरली जो आपके यूटिलिटी स्टोर्स हैं उस पर आज जो है वो प्राइसेस रिवाइज हुई हैं। 25 रुपये दाल बढ़ गई है, 50 रुपये चावल बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सर आगे गोइंग फॉरवर्ड, और आगे अभी रमज़ान भी है, रमज़ान का फैक्टर आप फैक्टर इन जब करेंगे तो ये चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी। तो ये वो तशवीश का इजहार है जो शायद मैं करना चाह रहा हूँ, जो ज़ाहिर है आप भी समझ रहे हैं और लोगों को भी इस बारे में खदशात हैं कि आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और ये पूरा कहना कि नहीं इन चीज़ों का बोझ गरीबों पर नहीं पड़ेगा, जैसे इन्होंने पहले भी कहा था कि जनाब ये जो हम चाह रहे हैं कि अमीर और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर बोझ पड़े, गरीबों पर ना पड़े। तो मुझे बताएं इन सारी चीज़ों की जब अशिया ज़रूरियात की चीज़ें 40-40% महंगी होंगी या हो चुकी हैं और मज़ीद होंगी तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। और मतलब कि निचोड़ इसका यह है कि पिसी हुए आवाम को अभी मज़ीद और पिसना है। जहाँ तक मईशत की बात है तो इस पर हमने काफ़ी तफसीली बात की है हफ्ते के रोज़ कैसर बंगाली और शबर जैदी साहब के साथ। लेकिन यार ये मतलब पेट्रोल बॉम्ब हो या जो भी हो, ये आज की सबसे बड़ी खबर नहीं है। आज की सबसे बड़ी और सबसे मतलब मसालेदार खबर तो सर आपको पता है क्या है? शाह महमूद कुरैशी वर्सेस जहांगीर तरीन। ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि हर टीवी चैनल जो है उसको तो पेट्रोल याद नहीं है, हमारे मुबशिर भाई के अलावा सबको जो है शाह महमूद कुरैशी ने जो बम फोड़ा है। अच्छा, इसमें भी तुम कोई साजिश की थ्योरी वेरी ढूंढोगे कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका पे जो रिएक्शन है उसको रोकने के लिए बच्चों की तवज्जो जो है वो शाह महमूद कुरैशी के बयान की तरफ कर दी है। ये फैली हुई है ये थ्योरी, ये फैली हुई है थ्योरी। आप ये है ये मौजूद है। मतलब आप ये देखिए कि जो है जहांगीर तरीन साहब इस वाले तो नहीं बैठे थे ना, इस वाली अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें तो नहीं बैठे थे, वो तो पिछली जो काबीना की मीटिंग हुई थी उसमें बैठे थे। उस वक्त जब वो बैठे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त क्यों नहीं एतराज़ किया? उन्होंने एतराज़ अब ये किया कि क्योंकि उनके बैठने से मरियम औरंगजेब को मौका मिल गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जनाब, तो इस वजह से तो आपका ख्याल है ये पेट्रोल की कीमत से इसका ताल्लुक है? पूरी थ्योरी पेश करने दें। मेरा बिल्कुल है कि जो क्रिटिसिज्म आना है तो लोगों को हम हमेशा एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, तो ये भी वही है। आपको याद होगा माजी में फवाद चौधरी बमुकाबला नईमुल हक बमुकाबला जो है और पीटीवी चेयरमैन के ऊपर सारा कुछ ये होता रहा, पब्लिकली एक दूसरे को उन्होंने कहा। लेकिन मेरा ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी ये चीजें पसंद हैं। ये लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए या सर इंटेलिजेंट नहीं हुए, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना इंटेलिजेंट बनने की। देखिए इसका क्या सारे का सारा असर हुआ है। खान साहब खामोश हैं, ठीक है, उनके लिए मौजें लगी हुई हैं क्योंकि उनके वज़ीर मिल रहे हैं। हम लोगों को भी चस्के वाली ख़बर मिल रही है, तो हम क्यों लोगों के ऊपर जो है जो मुश्किलात आई हैं उसका जिक्र करेंगे? हम तो ये जिक्र करेंगे, हमारे तो प्रोग्राम भी यही होंगे कि जनाब ये देखिए ये दो वज़ीरों के दरमियान आगे क्या होगा, और अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये
सर ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, माजी में भी हुकूमतों ने ट्राई कर ली हैं, इस दफ़ा भी कर रहे हैं। मुझे बताएं, अच्छा आप बताएं, आपके ख्याल में कुछ इससे निकलने वाला है सारे कज़िये से? निकलने वाले की बात नहीं है। मैं थोड़ी सी आपके साथ में थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा 2-3 पॉइंट्स पर, और आप देखते हैं कि मतलब मैं ज़्यादा करूंगा। लॉजिक आपने ज़्यादा करना है, आप ज़्यादा करें। मैं तो आपको जज ठहरा रहा था यहाँ पर, लेकिन बहरहाल आप भी फरीक हैं। देखिए, आपने एग्जाम्पल दिया नईमुल हक का। अगर नईमुल हक से ये बयान आता तो मैं आपकी जहांगीर तरीन के कौन होता है वगैरह वगैरह, तो मैं इसको थोड़ा मानने के लिए तैयार होता आपकी थ्योरी को। मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि यह है शाह महमूद कुरैशी साहब, और इनकी जहांगीर तरीन के साथ आपको पता है कि बहुत पुरानी मोहब्बत है इनकी, बड़ी मतलब बड़े क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। ठीक है, अब वसत ने कहा कि ये इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। मैं इंटेलिजेंट की बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा इतने कोऑर्डिनेटेड। अगर मैं आपकी थ्योरी मानूं, हाँ, तो किसी ने जाके कहा शाह महमूद कुरैशी को, शाह महमूद कुरैशी साहब ये बड़ा मतलब बड़ी गाली गलोच होने वाली है, ये पेट्रोल बम जो मारा है वगैरह वगैरह, आप कुर्बानी का बकरा बन जाएं। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी बिल्कुल। फिर वो कहेंगे कि उसके बाद क्या होगा जी, कि हम सब आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और मतलब भरी महफिल में आपको हम बदनाम करेंगे, और भरी महफिल में ही बदनाम हो रहे हैं। क्योंकि आप ट्विटर देखें तो जहांगीर तरीन ने कहा है कि एक ही आदमी है मेरी लाइफ में जो मेरा लीडर है, और उसका नाम है खान। ठीक है, फिर आ जाते हैं फैसल वावड़ा साहब, वो भी कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन हमारा सीनियर कॉलीग है सर, कोई नहीं डिक्टेट कर सकता, सिर्फ एक ही वज़ीर आज़म है और उसका भी नाम है इमरान खान। मुराद सईद साहब भी आ जाते हैं, फवाद चौधरी साहब भी आ जाते हैं कि जी अगर आज PTI हुकूमत में है तो इसमें बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार किसका है, जहांगीर तरीन का। और फिर एक और पॉइंट, कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं क्या मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आ रहा, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं कह दूं कि मैं बता दूं आपको मैं क्या। ब्रेक में सोच लीजिए। ब्रेक में मैं सोच लेता हूँ, ब्रेक में। वेलकम बैक जी। बात हो रही है मुबश्शिर ज़ैदी साहब की थ्योरी पर। वो थ्योरी ये है कि ये जो सारा जो जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी का जो फड्डा है, ये एक चाल है कि लोगों की तवज्जो पेट्रोल की तरफ ना जाए। अच्छा मुबश्शिर, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करता हूँ। ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कन्विंस किया जाए कि सर आप आगे आएँ और फिर हम सब आप पे पत्थर मारेंगे। अच्छा, पत्थर भी कैसे मार रहे हैं, इमरान खान का नाम लेके कि जी ये तौहीन इमरान, इमरान खान साहब ही तो कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब शामिल हों। तो अगर आप जहांगीर तरीन को अपोज कर रहे हैं मतलब कि आप इमरान को अपोज कर रहे हैं। और आखिरी मेरा जो लॉजिकल पॉइंट है, आपने जो शुरू में कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले क्यों नहीं बात की, तो इस बात पर गौर करें कि उन्होंने कोई उठते के साथ खुद ये बात नहीं की। एक बाकायदा सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके जवाब में ये बात सामने आई है। वसत साहब, अच्छा, मेरे भी मुख्तसरन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में एक पिटीशन मंजूर की, कोई चौधरी शोएब सलीम एडवोकेट थे उनकी, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया जिसमें जहांगीर तरीन के नाअहल होने के बावजूद सरकारी इजलासों की सदारत को चैलेंज किया गया था। तो ये ज़ेर गौर है लाहौर हाई कोर्ट में पिछले अक्टूबर से ये केस। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने जो है बज़ाहिर तो बड़ी मुनासिब बातें की हैं कि जी अगर आप अदालत से नाअहल हो गए तो फिर आपको सरकारी इजलासों तो नहीं होना चाहिए, वरना फिर मुखालिफिन जो हैं वो जाहिर आपकी जो है बात का बतंगड़ बनाएंगे और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा और मजबूत होगा। लेकिन यहाँ मैं जहांगीर तरीन के साथ हूँ। अच्छा, हाँ, वो मैं इसलिए है कि आपको याद होगा जस्टिस वहीदुद्दीन साहब एक साहब थे, हाँ, PTI में शुरू के दिनों में हैं, उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था PTI के इंटरनल इलेक्शन का, और उन्होंने किस बात पे इस्तीफा दिया था कि जी वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, और जहांगीर तरीन का उन्होंने नाम लिया था। यस, जो पार्टी सेक्रेटरी के ये जो हैं इस काम में हैं। उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस वजीउद्दीन चले गए, जहांगीर तरीन नहीं गए। ठीक है, वन, इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो पार्टी के अंदर है वो जहांगीर भाई के साथ हैं लोग, नजर भी आ रहा है। हाँ, दूसरा ये है कि
जहांगीर तरीन के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, जहाज़ है। शाह साहब आपके पास क्या है? अब आप कहेंगे मेरे पास माँ है, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन सियासत में ये नहीं चलता। जहांगीर तरीन साहब, हर ट्वीट जो आपने पढ़ा है ज़रार साहब, उसमें ये हर जो ट्वीट करने वाला है फवाद चौधरी और फैसल वाडा और परवेज़ खटक है। क्या कह रहे हैं? तरीन तेरे जान जो वो हैं खिदमात, वो बेमिसाल हैं। और ये खान का फैसला है, और जो खान के फैसले जो क्या तरीन से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। जहांगीर तरीन साहब को जब सज़ा हुई थी और जब ये हुकूमत भी आई थी, तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा था बस मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने बहुत सपोर्ट कर ली, लेकिन अब क्योंकि मैं इलेक्टेड नहीं हूँ तो लेट्स खान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। आई विल बी सपोर्टिंग, उनको करता रहूँगा, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूँगा चीज़ों के ऊपर। हाँ। तो वो एक चीज़, वो तो उनका अपने पब्लिक स्टेटमेंट था ना। उसके बाद जाहिर है खान साहब ने बुलाया होगा उनको, ये तो ऐसे कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कि चलो हम चलते हैं, और देखा नहीं 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 आप कैसे जा सकते हो। वही, लेकिन नहीं मुबशिर, ये जो अभी आपने कहा था ना कि यार आप मेरे पॉइंट पर आ गए हैं, वो सती जो बात है, और फिर आपने ATM का भी जिक्र किया। आई डोंट एग्री, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि ये ड्रामा है? मतलब आपने तो यही कहा है ना कि यार शायद उसकी जहांगीर तरीन देखो ड्रामा, देखो कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। देखो लोग भी तो आई थी, तो इसको बात को आप अपनी थ्योरी के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? मुझे समझ जवाब तो देना। देखो मैं सिर्फ देखो भाई, जहाँ पे जाहिर है एक एग्जिस्टिंग कर्सी होती है, एक बैकग्राउंड होता है, उसी चीज़ को थोड़ी सी हवा दी जाती है ताकि लोग ये समझे, क्योंकि जनाब बिल्कुल एक बैकग्राउंड था। जिस तरह फवाद चौधरी और नईमुल हक का हमेशा कहते थे कि यार कौन है असल ते वड्डा स्पोक्समैन खान साहब का ना, तो उसी तरीके से ये कंट्रोवर्सी पहले की चल रही थी, इंतखाबात से पहले भी चल रही थी। इस पूरे खेल में हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल पे कोई नहीं आ रहा कि क्या ये अखलाकी एतबार से दुरुस्त बात है कि जिसे ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है वो सरकारी इजलासों में शरीक हो और सरकारी इजलासों के मिनट्स में भी उसका नाम आए। इसके बारे में तो कोई बात कर ले। सर इखलाकी बातों पर बात करने का कोई फ़ायदा होता है सर? जी मतलब ये सर सियासत में इखलाकियात होती नहीं है ना। और दूसरा ये है कि अगर दूसरा वो बहैसियत कैबिनेट मेंबर के तो नहीं बैठे थे। अच्छा देखो वो एक अलग जब मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पे नाअहल करार दिया गया था किसी भी ओहदे के लिए ताहयात, तो उसके बाद इन्हीं इमरान खान ने बयान दे के टीवी करा दी थी कि ये देखो ये अभी तक सदर बना बैठा है। बिल्कुल। और उसके बाद एक लीगल प्रोसेस हुआ, वो उस चीज से भी फारिग हुए, है ना यार। पता है मुबशिर, अगेन मेरा जो सिंपल अगर मेन जो मेरा लॉजिक है ना यार, कि इतनी प्लानिंग के साथ आना यार, अगर इतनी प्लानिंग होती नहीं, ये प्लानिंग नहीं है। देखो भाई ये प्लानिंग नहीं है। ऐसे लोग हर जमात में मौजूद होते हैं जो कहते हैं डाइवर्जन के तौर पे आप ये कर रहे हैं। तो डाइवर्जन कंट्रोवर्सी का नहीं, तो डाइवर्जन स्पॉन्टेनियसली हुई है, डाइवर्जन स्पॉन्टेनियसली हुई है कि एकदम मतलब शाम हाँ तो नहीं हो सकती नहीं हो सकती। आपको नहीं पता कि मैं अगर मिनिस्टर हूँ, मैं किसी साफी से कहूँ यार ये सवाल कर देना, अगर ये नहीं तो वो तो प्लानिंग से हुई है ना यार। मैं यही तो कह रहा हूँ, इतनी प्लानिंग तो होती यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें प्लानिंग थी ना मेरी जान। आप ये भी कह रहे हैं, आप वो भी कह रहे हैं, वो बशीर पता नहीं क्या हो रहा है। अगर इतनी प्लानिंग होती ना, अभी तक सर्कुलर डेट हट गया होता। क्योंकि अगर इतनी प्लानिंग होती ना इनके पास, तो आज मईशत पे भी थोड़ी सी प्लानिंग लगा देते यार। इतनी छोटी छोटी बातों, BRT तो बल गई होती है। वक्फा ले लें, खबरें वक्फा ले लेते हैं, और भी खबरें। वेलकम बैक। अब से तकरीबन 1.25 महीने पहले 26 फरवरी को थाना खन्ना इकबाल टाउन इस्लामाबाद में एक साहब हैं नवीद इकबाल, उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि उनकी जो बीवी हैं साइमा वो अगवा की जा चुकी हैं। इस रिपोर्ट को 1 मार्च को FIR में तब्दील किया गया। FIR के मुताबिक साइमा को खालिद सत्ती नाम के एक शख्स ने अगवा किया था। ये मसीही हैं।
इन्हें जबरी तौर पे मज़हब कबूल करवा के खालिसती से इनका ज़बरदस्ती निकाह हो गया था। इसके बाद ज़ाहिर है सिविल सोसाइटी ने चीखो पुकार की, इस्लामाबाद में मुजाहरे वगैरह हुए। नवीद इकबाल जो साइमा के शौहर हैं, उनके बकौल जो तफ्तीशी अफसर था आसिफ शाह, उसने एक तो FIR ख़ुद डिक्टेट करवाई और फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी अपनी मर्ज़ी से भागी है, अब तुम अपने बच्चों की देखभाल करो और इस मामले को यहीं पे रहने दो। लेकिन हाहाकार की वजह से जो SDM इस्लामाबाद थे वसीम अहमद ख़ान, उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी करवाई। मुलज़िमों और दरख्वास्त गुज़ारों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी कमीशन इस नतीजे पर पहुँचा कि साइमा इकबाल को अगवा करके जबरन मज़हब बदलवाया गया है। निकाह खां मोहम्मद अली के जिसने मुबैना तौर पे एक वकील के दफ्तर में ये निकाह पढ़ाया था, उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। निकाह खां का तफ्तीशी अफसर आसिफ शाह को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कुरान करीम की एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं, और इस आयत की रोशनी में ये निकाह बातिल है। साइमा इकबाल की तरफ से जमा कराए गए हल्फनामे पे बकौल इंक्वायरी कमीशन किसी मजिस्ट्रेट और ओथ कमिश्नर के दस्तखत नहीं, यानी ये जो हल्फनामा है ये ज़बरदस्ती गोया उनसे जमा करवाया गया, और ना ही इस हल्फनामे पे निकाह इद्दत की मुद्दत पूरी होने की शर्त से मुंसलिक किया गया है और उसके से पहले पढ़ा दिया गया। इंक्वायरी ने मुलज़िम खालिसती के ख़िलाफ़ FIR में जिनसी ज़्यादती और जबरी तौर पे मज़हब बदलवाने के इल्ज़ाम को भी शामिल करने का हुक्म दिया गया है। साइमा कल अपने शौहर और बच्चों के पास वापस आ गई हैं, लेकिन उनके शौहर नवीद इकबाल को बीवी की वापसी के बावजूद इस वक्त भी हर तरफ से ख़तरा महसूस हो रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत मुश्किल से गुज़श्ता रोज़ इनको हमें मिलना नहीं था दिया जा रहा, पुलिस हमें पुश कर रही थी, धमकियां दी जा रही हैं। अभी भी हम एक नामालूम जगह पे हैं जिसका कि किसी को नहीं बताया गया, और उस जगह पे हम लोग छुप के बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ मैं बैठा हूं। और कल बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से और बहुत सारे सोर्सेज इस्तेमाल करके हमने इनको बाजियाब कराया है। और अब इनकी हालत देखें, इनसे उन्होंने 166 के बयान भी रिकॉर्ड करवा लिए हैं, कमिश्नर साहब को पेश करवा के पुलिस ने हमें बताए बगैर। हमसे मिलने नहीं था दिया जा रहा है इनको, और बड़ी मुश्किल से इनको बाजियाब करवाया गया है। ये साइमा इकबाल, ये है मेरे बच्चों की मां, बगैर किसी मेडिकल के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इनको दारुल अमान में जबरदस्ती रखा गया था। और वो मोहम्मद खालिसती ने दारुल अमान को भी कहा कि ये अब एक मुसलमान है, इनको किसी क्रिश्चियन से ना मिलने दिया जाए। एक 3 बच्चों की मां को किस तरह से 10 दिन तक जुल्म किया गया, मारा गया, और उनसे जबरदस्ती बयान लिए गए, उनको जबरदस्ती मुसलमान किया गया, उनको जबरदस्ती निकाह किया गया। ये सब जाली था, सब कुछ झूठ था, जुर्म था। लेकिन अभी तक अदालत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और मुजरिम को रिहा भी कर दिया है बेल पे, जो कि अब हमारी जान का दुश्मन है, हमें ढूंढ रहा है, मेरे बच्चों को ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढ रहा है और इनको ढूंढ रहा है अपनी पोजेशन वापस लेने के लिए। वो जो झूठा सब कुछ किया गया था उसको दोबारा से लेने के लिए पुलिस वाले जबरदस्ती खींच के लेके गए, मुझे जबरदस्ती उसको मेरे साथ बिठा के लेके गए कि अगर तुमने इसके खिलाफ कोई भी बात की ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली को, बच्चों से लेके भाई खाला सबको खत्म कर देंगे। फिर मैं क्या करूं, मुझे बताए। यानी आ गई हैं घर वापस मगर खौफजदा हैं। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। मुबशिर आपके पास है कुछ ऐड करने को इस स्टोरी में? जी मेरे पास वैसे साहब ये जो 32 सफ़े की जो रिपोर्ट है जुडिशल कमीशन की, बहुत ही आई ओपनिंग है कि कैसे हमारा सिस्टम कदम कदम पर जो है वह एग्रेसर के साथ होता है। मसलन वसीम साहब ने क्लियरली इसमें लिखा है कि जनाब जब कंप्लेंट आई थी 26 तारीख को, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, कुछ नहीं किया जब तक जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने हिदायत जारी की, तो 1 मार्च को केस दर्ज हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हुआ निकाह खां के अब पहली इनकी बात आई कि स्टेटमेंट इनकी मैजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड हुई। इसमें यह लिखा गया कि जब मैजिस्ट्रेट के पास वो गई तो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो पिज़्ज़ा खा रहे थे और उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनकी बात भी नहीं सुनी, और वो रीडर जो है उन्हें कहने लगा बीबी आप बोलें, आपने जो बोलना है।
और वहाँ पर जो है हमेशा जो 124 का बयान होता है, 164 का सॉरी, वो बिल्कुल अलहदगी में होता है ताकि वहाँ लोग ना हो। लेकिन वहाँ उन जज साहब के 4 कोई दोस्त भी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, उनके सामने बयान हुआ, जज साहब उनसे गप्पे लगाते रहे, लीडर इनका बयान रिकॉर्ड करता रहा। ये इस कदर गंभीर सूरत हाल है कि मुझे तो कम से कम ये बात भी खुशाइन लग रही है कि मैंने तो बहुत कम सुना है कि जिसका जबरी तौर पे मजहब तब्दील हो जाए और उसका जबरी निकाह हो जाए उसको वापस भी आते हुए मैंने बहुत कम सुना है। तो कम से कम ये एक उम्मीद की किरण है कि इतना बिल्कुल। तो हो और गया दूसरा सर ये देखें ना, जिन साहब ने इनका निकाह पढ़ाया, जिन साहब ने निकाह पढ़ाया, अब कानून में ये है कि आप कम से कम अगर किसी को मुसलमान करते हैं तो उसके बाद आपको मुफ्ती का जो है वहाँ पर उसको अटेस्टेशन लाजमी है, उनकी स्टैंप। इन साहब के पास 5-6 जो निकाह खां हैं, 5-6 स्टैंप पड़े हुए थे मुफ्ती वासिल के नाम के। उन्होंने वही एक निकाला, उस पे उन्होंने कहा कि हाँ जी इन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया और वो करके इंडस्ट्री है, जाहिर है, लेकिन ये कि हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुफ्ती वासिल क्योंकि वहां मौजूद नहीं थे तो वो कैसे टेस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो एफिडेविट पेश हुआ है, ऐसी कई चीजें हैं। लेकिन वक्त की किल्लत के सबब एक और मौजूद, तो इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको फिर उठाएंगे। जाहिर है कि ये वबा रुकने वाली तो नहीं है। एक वक्फा ले लें। और अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी खबर जो वाकई ज़रा भी नहीं काफ़ी हटके है। पंजाब, सूबे पंजाब में एक ज़िला है पाकपतन, वहाँ की तहसील है आरिफवाला। आरिफवाला तहसील में एक है चक 50 SP, जहाँ रहते हैं एक फयाज नाम के शख्स। अच्छा, फयाज में क्या खासियत है? बज़ाहिर तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, दिन में पॉपकॉर्न का ठेला चलाते हैं और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, मैट्रिक पास हैं। उनको फयाज जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में। फयाज में हटके ये बात है कि फयाज को एक शौक़ है, जो पूरी ज़िंदगी शायद उसको एक शौक़ रहा है कि किसी दिन वो एक अपना जहाज़ बनाएंगे और फिर उस जहाज़ को उड़ाएंगे। 4 कनाल ज़मीन थी उसके पास जो उसने बेच ली। इतलात के मुताबिक 50,000 रुपये उधार भी लिया और फिर इधर उधर से जो भी उसकी पूंजी थी वो भी उसने इस जहाज़ को बनाने में खर्च कर दी। अच्छा, अगेन मैट्रिक पास है ये, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई इनको इस तरह की तालीम नहीं मिली। आज बिल आखिर उसका जहाज़ तैयार हो गया तो वो वहाँ के लोकल हाईवे पर ले गए और उसको उड़ाने की कोशिश करने लगे। और जाहिर है कि पूरी एक सारी जो इलाके के लोग थे वो पहुँच गए तमाशा देखने। लेकिन बदकिस्मती या शायद खुशकिस्मती है फयाज की कि उड़ने से पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने कहा कि सर जी आपके पास कोई NOC तो है नहीं सिविल एविएशन की, और 3 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत उसको गिरफ्तार कर दिया। अच्छा, जज के सामने पे तो वहाँ पर कोई 3,000 रुपये की का जुर्माना जज साहब ने लगाया और फिर ज़मानत पर इनको रिलीज़ कर दिया। जहाज़ की फुटेज भी आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, ये आपके सामने है। पॉइंट ये है कि अच्छा, जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि ये अपनी जान का ख़तरा बन जाता या बाकी लोगों की जान को भी ख़तरे में ले आता। लेकिन बहरहाल फयाज साहब की इनोवेशन और टैलेंट को सलाम, क्योंकि अक्सर जो लोग अपनी ज़मीन बेचते हैं वो फिर या तो शादी के पैसे में शादी के करवाने लग जाते हैं या फिर कोई दुकान खोल लेते हैं या अयाशी करते हैं। फयाज साहब हैड अ ड्रीम और उम्मीद है कि ये ड्रीम आगे भी चलेगी। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये तो पाकिस्तान के राइट ब्रदर्स की तरह हैं। ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने पहला हवाई जहाज़ ईजाद किया था। फयाज ने ईजाद तो नहीं किया, उसने बनाया है सारे लोकल मटेरियल से। फयाज की जब मैंने खबर सुनी तो मुझे वू यूलू याद आए। अच्छा, वू यूलू बड़े मज़ेदार किरदार हैं चीन के। अब तो उनकी कोई 60-70 साल की उम्र है, लेकिन बचपन से उनको रोबोट बनाने का शौक था। अच्छा, तकरीबन अनपढ़, 3री या 4थी जमात में उसने स्कूल छोड़ दिया और काश्तकारी करता था, जैसे उसकी जद्दी पुश्ती भी काश्तकारी करती थी, लेकिन उसका इसमें दिल कभी नहीं लगा। वो बनाने लग गया रोबोट 11 साल की उम्र तक से, 20 साल तक बिल्कुल नाकाम रहा। फाइनली 1982 में उसका पहला रोबोट उसने बनाया जिसका नाम उसने रखा वू लाउडा, जिसका मतलब है वू की पहली औलाद।
ठीक है। और बड़ा मज़ेदार रोबोट है क्योंकि वो ऐसी बिला वजह नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो उसने कहा कि यार एक जगह से दूसरी जगह तो जाना है, तो जो रोबोट है उसका वो उसको एक रिक्शा में घसीट के ले जाता है। उसकी जो नई वर्जन बनी है उसमें एक बाकायदा लाउड स्पीकर भी है रोबोट के पास। वो कहता है कि जी मैं रिक्शे वाला रोबोट हूँ, वो यूलू मेरे अब्बू जान है और देखें मैं इनको बाजार घुमाने जा रहा हूँ, और वो पूरे शहर में घूमता रहता है। आज वू याओडाओ ने काश्तकारी छोड़ दी है, 60-70 से जायद उसने रोबोट बनाए हुए हैं, 50 लोगों की टीम उसने रखी हुई है। शंघाई एक्सपो दुनिया भर में जो मशहूर है, 2010 के शंघाई एक्सपो में ओपनर था ये बंदा, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट उसको वहां ले गई और अब पूरी चाइना की यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के साथ ये काम करता है रोबोटिक्स डेवलप करते हुए, कंप्लीटली अनट्रेन्ड। इसका मैं इंटरव्यू पढ़ा था, वो कह रहे कि जी ये मुझे फिजिक्स क्या है मुझे नहीं समझ आती, मुझे पता है कि यार बिजली कैसे चलती है और मुझे पता है कि रोबोट कैसे। तो फैयाज साहब को सिविल एविएशन वाले नौकरी दे, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, आजकल के जो रोबोट बना रहे हैं, कुछ आपके सिगरेट भी लाइट कर सकते हैं, दीवारों पर भी चढ़ सकते हैं, गिटार शिटार भी बजा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी है, अगर कोई नॉर्मल बंदा ऐसे देखता तो कहता है यार ये तो पागल है। जैसे यकीनन फयाज की जो गांव वाले हैं वो कहेंगे यार सटिया गया है, क्या हो गया है तुम्हें। और यहाँ पहुंचना उसके लिए कोई आसान नहीं था। एक दफ़ा वो बैटरी बना रहा था, बैटरी फट गई, उसके पूरा मुंह जल गया, और कोई महीने 2 महीने के लिए अपनी याददाश्त भी खो गई। एक दफ़ा उसने पूरे अपना घर जला दिया और इतने कर्जे लिए, $13,000 के कर्जे लिए। आप सोचे देहाती चीन में। इनकी जो एहलिया है उससे पूछा गया कि जी बिल्कुल ये तो ऐसे काम करता है, आपका क्या ख्याल है। उसने कहा कि यार कोई 10 दफ़ा तो मैंने सोचा था कि इस बंदे को मैं छोड़ के चली जाऊंगी, और जिस दिन इसने मेरा घर पूरा जला दिया और हम लोग रोड पर आ गए और खाने के पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कि बस बहुत हो गया है। तो 6 महीने के लिए वो ने कहा कि जी मैं अब रोबोट नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया और अब देखें कि वो किस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। खुश हैं आप? सर बिल्कुल खुश हैं, उसकी पूरी बिजनेस चल रही है। बेगम की बात कर रहा हूँ, वो खुश है? बेगम अब खुश है, वो कहती है कि जी आप देखें मतलब पूरी दुनिया में मेरे मियाँ का नाम है तो बिल्कुल सेट है। जी मुबशिर, ज़रा ये जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट का हुआ है, एक अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने फयाज को जुर्माना तो कर दिया जो पुलिस ने दफात लगाई थी। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इनको एक एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि ये उस एक्सपर्ट की रोशनी में बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और जिससे लोगों को ज़ाहिर खतरा भी ना हो। तो एक अच्छी बात हुई है, ये बात नहीं है कि बिल्कुल ही चले ये आपने तो खुशखबरी सुना दी है फिर मुबशिर। और बिल्कुल देखें ऐसे ही होना चाहिए। इनोवेशन बहुत ही अजीब जगहों से आती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही निकले। ये जो ग्रास रूट इंटेलिजेंस होती है ना, और जाहिर है यार अपने बंदे की बैकग्राउंड आप देखें तो कोई क्रैक ही ऐसे काम कर सकता है और क्रैक ही दुनिया बदलती है। मेरा ख्याल है एविएशन वालों को इससे सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल ले लेना अगर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, इसका मतलब है कि इसका रुझान तो है ना, तो ये इंडक्ट तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और आपके दोस्त वू की तरह। बिल्कुल सर, ये भी पाकिस्तान का वू बन सकता है। और इसी पॉजिटिव नोट पर आज का शो क्लोज करते हैं। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।